गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम इस वीडियो में कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या समझेंगे, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सन 1929 में हुआ था, यानी 1929 में। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे, अर्थात जब इन्होंने अपना जीविका के लिए कार्य करना प्रारंभ किया तो ये सबसे पहले पत्रकार बने। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। आकाशवाणी यानी जो अब रेडियो है। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना के और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान समाचार पत्रों से भी संबंधित रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु सन 1990 में दिल्ली में हुई, अर्थात 1990 में। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञ द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञ हिंदी के जाने माने कवि और लेखक हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरा है हंसो हंसो जल्दी हंसो, चौथा है लोग भूल गए हैं। काव्यगत विशेषताएं क्या हैं इनकी? रघुवीर सहाय ने अपने काव्य अर्थात अपनी कविताओं में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। ये साठोत्तरी यानी 60 के दशक के काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतन संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते हैं, वे आत्मनावेषण के माध्यम बन जाते हैं। अर्थात इन्होंने आम जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपनी कविताओं में जगह दी है, जिस कारण वो एक ऐसी पत्रकारिता नहीं लगती है इनकी कविताएं, बल्कि इनकी कविताओं के द्वारा हमें अपनी आत्मा को ढूंढने का एक साधन मिलता है। अर्थात हमें अपनी आत्मा में झांकना पड़ता है इनकी कविताओं को पढ़ करके। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। अर्थात इन्होंने आम जनता के जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं। रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे, अर्थात ये बेफिजूल के शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करते थे, अनावश्यक जो जिनकी ज़्यादा आवश्यकता ना हो। भयाक्रांता अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। साथ ही
अपने काव्य में सीधी, सरल और सधी भाषा का प्रयोग किया है। हम अब इनकी जो कविता पढ़ेंगे उस कविता में इन्होंने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम कविता का प्रतिपाद्य देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता का सार जानेंगे और उसके बाद कविता की व्याख्या। तो सबसे पहले कविता का प्रतिपाद्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। अर्थात इनका जो काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, उस काव्य संग्रह से इनकी ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज को हमारी पुस्तक आरोह में लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्रों को भी रेखांकित किया है। अर्थात इस कविता में कवि ने शारीरिक रूप से चुनौती वाले जो लोग होते हैं, जैसे किसी का एक पैर नहीं है या हाथ नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके के एक व्यक्ति के दुख को प्रकट किया है और साथ साथ जो हमारे ये दूरदर्शन वाले हैं, टेलीविज़न वाले हैं, इनके चरित्रों को भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। तो इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, कि जो अब दूरदर्शन वाले होते हैं, जो बड़े दूरदर्शन के जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो लोग प्रसिद्धि पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक अपाहिज का भी मजाक उड़ा लेते हैं। उन्हें किसी के दुख या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता और उनके अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे जो साक्षात्कार आदि लेने वाले कर्मचारी होते हैं, उन विचारों को भी उनके आगे झुकना पड़ता है, जो उनकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। कविता का सार है, जो हम कविता अब आगे पढ़ेंगे, जिसकी व्याख्या हम समझेंगे, उसका एक सार तत्व है, वो ये है कि इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। अर्थात दूरदर्शन वाले अपने आप को ताकतवर मानते हैं, वो मानते हैं वो हर कार्य करने में समर्थ हैं और बाकी लोग कमज़ोर हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एक अपाहिज को अपने कार्यक्रम में लेकर आएंगे और उससे उसकी विकलांगता के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। ऐसे प्रश्न जो संवेदनहीनता को प्रकट करते हैं। जैसे वो अपाहिज से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? अरे, आप उस अपाहिज को लाए हैं, आप देख रहे हैं कि वो अपाहिज है, फिर भी आप इस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये दूरदर्शन वालों की संवेदनहीनता है। और फिर आप उसे ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि आप हमें जल्दी बताइए अपने दुख के बारे में क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो ये किस तरीके का साक्षात्कार लिया जा रहा है? किस प्रकार उसके दुख को आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं? प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है और जब लगातार उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो बेचारा विकलांग जो है, जो अपाहिज है, वो उस प्रश्नकर्ता के प्रश्नों से घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसके प्रश्नों को सुन करके जो अपाहिज है वो रोने लगे और साथ साथ दर्शक भी रोने लगे। और जब दर्शक और अपाहिज दोनों साथ साथ रोएंगे तो कार्यक्रम बनाने वाले का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और उसको लगेगा कि मेरे कार्यक्रम रोचक बन गया है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। लेकिन अंत में वो कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, तो इस वाक्य से दूरदर्शन वालों की पोल खुल जाती है कि उन्हें आम जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह व्यापार करना चाहते हैं, आम जनता के दुख को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं
अपनी कविता की व्याख्या की ओर। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम ताकतवर हैं, और हम अपने कार्यक्रम में एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। और वो दुर्बल व्यक्ति कौन है? एक अपाहिज है, और एक बंद कमरे में, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं या साक्षात्कार जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि एक कमरे में बैठा के किए जाते हैं, तो इसलिए कहा गया है एक बंद कमरे में। फिर दूरदर्शन वाले उस अपाहिज से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा, तो आप क्या अपाहिज हैं? अर्थात वो उससे इस तरीके का प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब उन्हें खुद को पता है और सारे दर्शक वर्ग को पता है। आप एक अपाहिज को लेकर आए हैं, सबको दिख रहा है कि वो अपाहिज है, उसके बावजूद भी वो उससे इस तरीके के अमर्यादित प्रश्न का पूछा जा रहा है। फिर वह कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर वो दूसरा प्रश्न करेगा, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब ये प्रश्न भी किसी अपाहिज से पूछा जाए कि आप अपाहिज क्यों हैं, तो ये कितनी संवेदनहीनता को प्रकट करता है, ये आप समझ सकते हैं। तो दूरदर्शन वाले वही संवेदनहीनता यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर वो उससे प्रश्न करेंगे, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? अब आप एक बात बताइए, आप सोच भी सकते हैं कि यदि हम किसी अंधे से कहें कि आप अगर नहीं देख पाते हैं तो आपको दुख होता होगा, तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई वो देख नहीं पाता है तो उसको तकलीफ़ होती होगी, उसको पीड़ा होती होगी, पर हम उससे इस तरीके का प्रश्न तो नहीं करेंगे। किंतु ये दूरदर्शन वाले क्या कह रहे हैं? उस अपाहिज से पूछ रहे हैं कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, जबकि स्वाभाविक है कि उसको कार्य करने में तकलीफ़ें होती होंगी। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये जो लाइन लिखी गई है ये हम लोगों को समझाने के लिए लिखी गई है कि अब वो जो है दूरदर्शन वाले वो अपने कैमरे का फोकस जो है उसके चेहरे की तरफ ले जाना चाहेंगे। ठीक है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। और फिर वो उससे प्रश्न करेगा कि आप बताइए आपको क्या दुख है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा। और वो कहेंगे जल्दी बताइए आपको क्या दुख होता है अपाहिज होने से, लेकिन वह नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि प्रश्नकर्ता के जो प्रश्न हैं वह संवेदनहीनता को प्रकट कर रहे हैं और साथ साथ बेतुके हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर वो उससे कहेंगे कि सोचिए, सोचकर हमें बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आप अपाहिज हैं, आप कैसा महसूस करते हैं अपाहिज होकर। कैसा यानी कैसा महसूस करते हैं। फिर वो खुद इशारे से बताएगा क्या आपको इस तरीके का महसूस होता है। सोचिए, बताइए। लेकिन क्या होगा? वह अपाहिज इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर वो उससे कहेंगे थोड़ी कोशिश करिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो कवि ने बताया है कि वो उसे रुलाना चाहते हैं। क्यों रुलाना चाहते हैं? क्योंकि दूरदर्शन वालों का उद्देश्य है अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके कार्यक्रमों को देखें और वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। फिर वो कहता है कि आप लोग भी यानी दर्शक जो हैं उस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं वो भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी तभी आनंद आता है, यानी दर्शक अपने आप को जुड़ा हुआ तभी महसूस करते हैं जब वे सामने कार्यक्रम में बैठे व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं। तो इसलिए उसका उद्देश्य क्या है दूरदर्शन का? दूरदर्शन का उद्देश्य है कि वह अपाहिज और दर्शक दोनों को साथ साथ रुलाना चाहता है। और क्यों रुलाना चाहता है? क्योंकि वह अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। वो कहता है कि फिर उसके बाद जब वह नहीं रोएगा और दर्शक भी नहीं रो पाएंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम उस अपाहिज की आँखों पर फोकस डालेंगे, यानी कैमरा कहाँ जाएगा? अपाहिज की आँखों पर जाएगा। क्यों? क्योंकि आँखों से दर्द झलकता है,
आंखों में शून्यपन झलकता है। और जब दर्शक उस आंख की तस्वीर देखेंगे तो दर्शक अपने आप से, अपने दिल से उसकी आंखों में झांक कर उसके दुख को महसूस करेंगे। और वो कैसी होगी? आंख की बहुत बड़ी तस्वीर होगी जो पूरी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। और फिर कैमरा धीरे से उसकी आंखों से उसके होठों पर जाएगा, क्योंकि जब हम अपने दर्द को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तब हमारे होठ क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। एक कसमसाहट से हमारे होठों पर आ जाती है और जो हमें बता देती है कि सामने वाला अगर उसके होठ कांप रहे हैं, उसके होठ कसमसा रहे हैं, तो हम उससे अनुमान लगा लेते हैं कि इसको तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए वो लोग क्या चाहते हैं कि दर्शकों उसके इस तरीके के होठों की तस्वीर देखें और उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करें। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। और दूरदर्शन वालों का उद्देश्य क्या है? कि वह अपाहिज को और दर्शकों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। क्यों रुलाना चाहते हैं? क्योंकि इससे उनका कार्यक्रम रोचक बनेगा और उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक पैसा कमाना, यानी वह व्यवसायीकरण कर रहे हैं एक गरीब के दुख का। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। तो ये जो ब्रैकेट में लाइंस दी गई हैं, ये सिर्फ हमारे को समझाने के लिए दी गई हैं कि हम कविता के भाव को समझ सकें। नहीं तो क्या है? आप और वह दोनों, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और लास्ट में वो क्या कहेंगे? लास्ट में वो कहेंगे कि आप सामाजिक उद्देश्य से भरपूर, यानी सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम देख रहे थे। और हम लास्ट में धन्यवाद कहेंगे। बस वो कहता है कि आपके रोने में और अपाहिज के रोने में थोड़ी सी कसर रह गई और पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये बात कह करके दूरदर्शन वालों ने यहाँ पर अपनी व्यावसायिकता की दृष्टि को प्रदर्शित किया है। अर्थात वह व्यापारी वर्ग जैसे हैं। अर्थात वह हर चीज़ का व्यापार करते हैं, चाहे किसी का दुख हो, चाहे किसी का सुख हो। दूरदर्शन वालों को उससे कोई मतलब नहीं होता। वह तो सिर्फ उस दुख और उस सुख को बेच करके केवल पैसा कमाना चाहते हैं, व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। अगली वीडियो में अगली कविता का अर्थ समझाया जाएगा।